सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ एसएससी जीडी 2026 का जीके जीएस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता है कि जैसे कि 23 फरवरी को जो है आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी, ऐसे तो मेरा रैपिड फायर सेशन है, बट यहाँ पे मैं चीज़ों को आपका क्लियर आउट करने की भी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है सेशन समझ में आया या नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है। तो देखिए, अभी जो है आपका बजट पेश हुआ है 1 फरवरी को, यानी कि जो है आपका 5 रोज पहले जो है बजट पेश हुआ है, ठीक है। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण जो 2025 से 26 के अनुसार जो वित्त वर्ष 2026 है, इसमें वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो अनुमानित की गई है वो कितना किया गया। तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7.4%, ठीक है। याद रखिएगा। और वहीं अगर आपसे 2025 का पूछ ले, जैसे कि 2024 से 25 का जो है आर्थिक सर्वेक्षण का जीडीपी पूछ ले, तो 2025 का याद रखिएगा कितना था। तो 2025 का था 6.5% जीडीपी, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रसिद्ध हजार राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था। तो प्रसिद्ध हजार राम मंदिर जो है वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, हजार राम मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है। तो हजार राम मंदिर जो है ना, ये आपको याद रखना है, ये हम्पी में स्थित है, ठीक है। और हम्पी जो थी ना, ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, राजधानी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कृष्णदेव राय जो थे, ये विजयनगर साम्राज्य के जो है शासक थे। तो यहाँ पे विजयनगर में याद रखिएगा कि टोटल 4 वंश ने शासन किया था, संगम, सालव, तुलु और जो है अरिवंश ने। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो कृष्णदेव राय थे, ये कौन से वंश के शासक थे। तो ये तुलु वंश के शासक थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, तुलु वंश के शासक, ठीक है। और प्लस याद रखिएगा, ये बाबर के समकालीन थे, बाबर के समकालीन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये बाबर के समकालीन थे, तो आपको जो है कृष्णदेव राय का आपको शासनकाल याद रखना है। तो इनका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था। तो शासनकाल जो था वो 509 से लेकर के 529 तक था, ठीक है। 509 से 529 तक जो है इनका शासनकाल था, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो हरियर प्रथम जो थे, ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, हरियर और बुक्का ने मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये कौन से वंश के थे। तो याद रखिएगा, ये जो थे आपके संगम वंश के, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन से वंश के, संगम वंश के थे, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो संस्थापक थे, तो इसकी स्थापना कब की थी। तो 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है ऑथर्स यानी कि लेखक, और दूसरे में दिया हुआ है आपका बुक्स यानी कि पुस्तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अबू फजल, तो अबू फजल ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी है। तो अबू फजल ने जो है अकबरनामा लिखा है, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ए का हो जाएगा 2। यहाँ पे मैं सिर्फ मिलान वाला दे दी हूँ, ऑप्शन ए बी सी डी लिखना शायद छूट गया, ठीक है। इसके बाद निजामुद्दीन अहमद की अगर मैं बात करूँ, तो निजामुद्दीन अहमद जो है तज़किरा-ए अकबरी लिखा था। तो ये हो जाएगा बी का 1, ठीक है। ए का 2, बी का हो जाएगा 1। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है अगला कौन सा है, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने जो है कौन सी लिखी थी, आमुक्त माल्यद, ठीक है ना, इसकी रचना की थी। तो ये हो जाएगा सी का 3, बी का 1, सी का 3। अब आता है डी। तो डी में आपको याद रखना है कलहन, कलहन ने क्या लिखा था, राज तरंगिणी। तो ये हो जाएगा डी का 4।
ठीक है, तो अगर ABCD में जो ऑप्शन दिया रहता वो ये हो जाता 2 1 3 4, ठीक है ना, ये आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किस शासक ने शासन किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है कौन से शासक ने शासन किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है ना, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के ये थे, इनके पुत्र थे। तो इन्होंने जो है शासन संभाला था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कुमार गुप्त जो थे ये गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, कुमार गुप्त जो थे याद रखिएगा ये गुप्त वंश के शासक थे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अशोक, तो अशोक जो थे याद रखिएगा ये बिंदुसार के बाद जो है किसने शासन किया था, तो याद रखिएगा बिंदुसार के बाद। बिंदुसार के बाद शासन किया था। और वहीं अगर मैं कनिष्क की बात करूँ तो याद रखिएगा ये कुषाण वंश का शासक है। ठीक है ना, कुषाण वंश का। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये इनका जो शासन था वो 340 से 297 था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है याद रखिएगा ये मौर्य साम्राज्य के जो थे ये संस्थापक थे। ठीक है ना, याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, संस्थापक थे। पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इन्होंने जो है कौन से वंश को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा नंद वंश को पराजित किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, कौन से वंश को, नंद वंश को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ प्रारंभ होंगे। तो शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है ये कहाँ प्रारंभ होगा, ये इटली में होगा। तो ऑप्शन हमारे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये शीतकालीन ओलंपिक अगर मैं आयोजन की बात करूँ कि ये इसका आयोजन कब होगा, तो याद रखिएगा इसका आयोजन होगा 6 से 22 फरवरी 2026 तक। 6 से 22 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन होगा। ठीक है, इसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये जो है आपका इटली का जो है ना तीसरा शीतकालीन ओलंपिक है। ठीक है, याद रखिएगा इटली का तीसरा तीसरा शीतकालीन ओलंपिक, ओलंपिक। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है तो 2026 में तो तीसरा होगा। और अगर पहला की अगर मैं बात करूँ तो पहला हुआ था, याद रखिएगा 1956 में हुआ था कोटिना डी एम्पेजो में, और 2006 में हुआ था टोरिनो में। ठीक है ना, तो एक हुआ था 1956 में, और दूसरा हो रहा है आपका 2006 में, और तीसरा हो रहा है आपका 2026 में। ठीक है, तो ये तीसरा शीतकालीन ओलंपिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो कौन सा आयोग अपना रिपोर्ट 5 वर्ष में प्रस्तुत करता है, तो वो करता है आपका वित्त आयोग। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि वित्त आयोग जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वो हमेशा 1 फरवरी 2026 को जो है ये प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो ये अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है, तो 1 फरवरी 2026 को। ठीक है, मतलब 1 फरवरी को होता है, जैसे जैसे ये ईयर चेंज होता जाएगा। ठीक है ना, 26 27 28 इस तरीके से। तो भी हाल ही की अगर मैं बात करूँ तो हाल में ये कब हुआ है, हाल में 1 फरवरी 2026 को ये रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी। ठीक है ना, और याद रखिएगा ये जो था ये आपका 16वां वित्त आयोग था। ठीक है ना, ये जो है आपका कौन सा वित्त आयोग था, तो याद रखिएगा 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग था। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर अरविंद पनगरिया, डॉक्टर अरविंद
अरविंद पनगरिया, ठीक है। ये इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो वित्त आयोग है ये आपके ये कौन से आर्टिकल में है वित्त आयोग के बारे में, तो याद रखिएगा ये है वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सर्वग्राही कौन से रक्त वर्ग का होता है, ठीक है ना। तो सर्वग्राही जो होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा सर्वग्राही जो होता है ना वो होता है आपका जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है ना, ये आपका सर्वग्राही होता है। यानी जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है ये सभी से रक्त ले सकता है, ठीक है ना। ये जो है ब्लड ग्रुप जिसका भी ए बी होता है ये क्या होता है, सभी से रक्त ले सकता है, सभी से रक्त, सभी से रक्त ले सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो है सभी को रक्त दे कौन सकता है, तो यूनिवर्सल डोनर जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वदाता, ठीक है ना। तो सर्वदाता जो होता है ना वो आपका ब्लड ग्रुप ए जो होता है ये सर्वदाता होता है, सर्वदाता होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये जो है ना ये क्या होता है, ये सभी को रक्त दे सकता है, ठीक है ना। तो ये सभी को रक्त देता है, सभी को रक्त, सभी को रक्त दे सकता है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होता है इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में जो है ना इसके जो भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके प्लाज्मा में क्या होता है, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी जो होता है ना वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं याद रखिएगा इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होता है, चाहे वो एंटी ए और एंटी बी, यानी याद रखिएगा एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जो है ये क्या करते हैं, ये कोई भी ब्लड ग्रुप हो चाहे वो ए हो बी हो ए बी हो ओ हो, सबका रक्त को ये क्या कर सकता है यानी ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो केवल बी और जो आपका जो ये ब्लड ग्रुप बी जो है जो कि आपके ऑप्शन सी में है, तो ये बी और ओ से ही ले सकता है, ठीक है ना। ये जो है किससे रक्त ले सकता है, तो ये केवल बी और ओ से, बी और ओ से ये ब्लड ले सकता है, ठीक है। और ए वाला जो होता है वो केवल ए और ओ से ले सकता है, ठीक है ना। यानी कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सभी को जो है वो रक्त दे सकता है, ठीक है ना। और ए बी जो होता है वो किसी से भी ले सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रकाश विद्युत सेल क्या बदलता है, तो प्रकाश विद्युत सेल जो होता है ना ये बदलता है आपके प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो जनरेटर बदलता है, ठीक है ना, जनरेटर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो स्टीम इंजन, इंजन, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जो आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल बदलता है, सौर सेल जिसे कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है, तो सभी जो है प्राप्ति और व्यय का जो लेखा जोखा कहलाता है वो बजट कहलाता है। तो बजट का उल्लेख जो है ये संविधान में कहीं पर भी नहीं है, इसकी जगह पर क्या है, तो यह देखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो कि ये किस में है, तो आर्टिकल अनुच्छेद अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है आपका हर वर्ष, अभी मैंने बताया कि ये हर साल जो है 1 फरवरी को जो है ये प्रस्तुत होता है, ठीक है ना, जो आपका बजट होता है। और याद रखिएगा बजट को है ना दो भागों में होता है, ठीक है ना। ये कितने भागों में होता है बजट, तो याद रखिएगा 2 भागों में,
ठीक है। दो भागों में है तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पहला कौन सा हो गया, पहला राजस्व बजट और दूसरा पूंजी बजट। राजस्व बजट और दूसरा पूंजी बजट। ठीक है। तो राजस्व बजट जो होगा ना वो होगा आपका कर और जो गैर कर जो होता है ना, यानी कि आय और व्यय होता है, यानी कि ये आपका रिवेन्यू बजट होता है। और ये जो है आपका पूंजी बजट यानी आपका कैपिटल बजट होता है, यानी कि इसमें जो है ये आपका ऋण हो गया, निवेश हो गया, जो भी पूंजीगत व्यय हो गया, ये सब इसके इसमें आता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। तो आनंद मठ उपन्यास के जो लेखक हैं वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाए। तो आनंद मठ उपन्यास की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो प्रकाशित हुआ था ये कब हुआ था, तो 1882 में जो है ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, 1882 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो आनंद मठ उपन्यास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो उपन्यास में है ना सन्यासियों के विद्रोह का जो है वो वर्णन है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सन्यासियों सन्यासियों है ना, सन्यासियों के विद्रोह का वर्णन है इस उपन्यास में, विद्रोह का वर्णन है। और दूसरा ये याद रखिएगा कि इसी में जो है वंदे मातरम गीत को जो है पहली बार प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा वंदे मातरम गीत को पहली बार प्रस्तुत किया गया इसी उपन्यास में, वंदे मातरम गीत को। तो पूछा भी जाता है वंदे मातरम गीत को कौन से उपन्यास से लिया गया, तो आनंद मठ के उपन्यास से। ठीक है ना, तो वंदे मातरम गीत को प्रस्तुत किया गया था इसी में। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जो वंदे मातरम गीत है इसे इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है आपके इसे जो राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला था, तो याद रखिएगा इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला था, राष्ट्रीय गीत घोषित हुआ था, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत घोषित हुआ था। तो राष्ट्रीय गीत घोषित कब हुआ था, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को, 1950 को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पटवा पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया। तो पटवा पक्षी अभयारण्य को जो है ये कौन से राज्य का है जो कि इसे जो है रामसर सूची में शामिल किया गया 2026 में, तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का है ये पटवा पक्षी अभयारण्य जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो आपका पटवा पक्षी अभयारण्य है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रामसर स्थल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रामसर स्थल, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा सबसे छोटा रामसर स्थल है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो पहले जो उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल था वो कितना था, तो वो था 10, लेकिन अब जो हो गया वो कितना है, तो उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थल लिखिए। ठीक है ना, कुल रामसर स्थल, रामसर स्थल। तो कुल रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में कितना है, 11 है। ठीक है ना, जो कि ये दूसरे नंबर पे आता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ रामसर स्थल की सूची में जो है ये दूसरे नंबर पे आता है, पहले पे जो आता है वो आपका आता है महाराष्ट्र। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो पटवा पक्षी अभयारण्य है, याद रखिएगा ये यूपी के एटा जिले में है। ठीक है, यूपी के एटा जिले में, एटा जिले में है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है, तो ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा रामसर स्थल, रामसर स्थल
कौन से राज्य में? तो उस टाइम मुझे महाराष्ट्र बोला गया था, जो कि इसके लिए माफी चाहती हूँ, ये हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है ना, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि भारत ने जो है रामसर स्थल की, अगर मैं बात करूँ कि इसकी जो भारत की सदस्यता हुई थी वो कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, रामसर की अगर मैं बात करूँ तो भारत इसके साथ संधि कब हुई थी, तो 1982। ठीक है, 1982 में भारत के साथ संधि हुई थी, भारत के साथ संधि हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य नहीं है। तो वायु आधारित नहीं है, कौन सा है? तो याद रखिएगा, वायु आधारित नहीं है, जो कि है आपका कौन सा? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर मंडल जो है ये वायु आधारित नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका कौन सा वाद्य है? तो याद रखिएगा, ये आपका है तंत्री वाद्य। ठीक है ना, तंत्री वाद्य है। ठीक है, ये जो स्वर मंडल होता है ये होता क्या है? तो ये जो है ना एक छोटा सा वीणा जैसा ही वाद्य होता है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा तार होते हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, ये छोटा वीणा जैसा वाद्य होता है। छोटा वीणा जैसा, छोटा वीणा जैसा वाद्य है। ठीक है ना, और इसमें कई तार लगे रहते हैं, और इसमें कई तार लगे रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक होता है वायु, वायुवाद होता है। दूसरा होता है आपका तंत्रीवाद। ठीक है, इसके बाद होता है तालवाद, और इसके बाद याद रखिएगा घर्षणवाद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, वायुवाद जो होता है वो कौन सा होता है? जैसे कि बांसुरी, पुंगी, ये सब जो होता है ना वायुवाद होता है। ठीक है ना, बांसुरी हो गया, ताउस हो गया, इसमें जो भी ऑप्शन में जो है आपका ये ताउस, संवादिनी, सारंगी, ये सब जो है आपका वायुवाद है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा बांसुरी, सारंगी, पुंगी, ये सब आपका कौन सा हो गया? वायुवाद हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तंत्रीवाद में, तो तंत्रीवाद में आपका कौन कौन सा आ जाएगा? जैसे सितार हो गया, सरोद हो गया। ठीक है ना, सितार, सरोद। ठीक है, इसके बाद गिटार, ये आपका तंत्रीवाद हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं तालवाद पे। तो तालवाद में आपको याद रखना है, तबला हो गया, ढोलक हो गया। ठीक है ना, तबला, ढोलक। ठीक है ना, ये सारे जो है आपके कौन से हो गए? ये हो गया तालवाद। और घर्षणवाद की अगर मैं बात करूं, तो सारंगी जो है ये आपका घर्षण है। ठीक है ना, सारंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो सारंगी लिखा गया इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। ठीक है ना, ये सारंगी नहीं होगा। ठीक है, वायुवाद में आपका कौन सा हो जाएगा? सहनाई हो जाएगा। तो ये मुझसे यहाँ पे सारंगी लिखा गया था, क्योंकि घर्षणवाद होता है सारंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यमुना नदी जो है ये कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यमुना नदी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यमुना नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है? यमुना नदी का उद्गम जो होता है वो होता है आपके यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर से। ठीक है, जो कि ये कहाँ है? ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा कि यमुना नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? लंबाई, तो इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर, जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, 1376 किलोमीटर। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है आपका परवा, परवा जो है ये कहाँ से कहाँ तक होगा? परवा, तो ये जो है उत्तराखंड से तो ये स्टार्ट ही होती है, तो ये उत्तराखंड में बहती है। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड बहते हुए कहाँ जाती है?
हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से ये बहती हुई हरियाणा, हरियाणा बहती हुई दिल्ली, और दिल्ली बहती हुई उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में ये प्रयागराज में मिल जाती है, ठीक है ना, दिल्ली, और दिल्ली से उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसके बाद एक चीज और याद रख लीजिएगा, इसकी जैसे यमुना नदी की अगर मैं सहायक नदियों की बात करूं, सहायक नदियां, तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई है, तो इसकी सहायक नदियां हो गई हैं चंबल, बेतवा, ठीक है, केन नदी, और टोंस नदी, ये सब जो है ये यमुना की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीआई टैग प्राप्त डेयरी उत्पाद कलाडी व्यंजन को ओडीओपी पहल के तहत वैज्ञानिक रूप से उन्नत करने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यंजन किस राज्य से संबंधित है, तो ये व्यंजन जो है कलाडी जो है, याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कलाडी जो व्यंजन है इसे जो है ना, याद रखिएगा डोगरा चीज भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों का त्योहार बुथुकुम्मा डैश का रंगीन और जीवंत त्योहार है। तो बुथुकुम्मा जो है ये कहाँ का है, तो याद रखिएगा ये त्योहार है तेलंगाना का। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो त्योहार है बुथुकुम्मा, ये 9 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसमें जो है ना ये बुथुकुम्मा जो है ना, इसका अर्थ क्या होता है, बुथुकुम्मा का अर्थ, तो इसका अर्थ होता क्या है, तो इसका अर्थ होता है जीवित माता, जीवित माता, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो तेलंगाना के और भी फेस्टिवल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा उगादी, उगादी फेस्टिवल हो गया, ठीक है, जो कि ये ये आपका जो है तेलंगाना का जो है नववर्ष है, तेलंगाना कर्नाटक जो है इसका नववर्ष है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया तेलंगाना का, तो हो गया आपका बोनालू, ठीक है। इसमें जो है देवी महाकाली की जो है पूजा की जाती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा और कौन सा हो गया, अ, जातरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कल्हन द्वारा लिखी गई पुस्तक राज तरंगिणी में किस राज्य के इतिहास का वर्णन किया दिया गया है, तो कल्हन के द्वारा जो राज तरंगिणी लिखा गया है इसमें जो कश्मीर के जो शासक थे उनका जो है वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो राज तरंगिणी को जो है याद रखिएगा 8 अध्यायों में विभाजित है, ठीक है। राज तरंगिणी जो है ये कितने अध्यायों में विभाजित है, तो 8 अध्यायों में विभाजित है। 8 अध्यायों में विभाजित है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो कौन सी भाषा में इसे लिखा गया है, तो संस्कृत में, संस्कृत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किस गायक को प्रदान किया गया है, तो ये जो है लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 जो है याद रखिएगा ये सोनू निगम को जो है प्रदान किया गया। तो ऑप्शन हमारे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है, तो कौन सी जोड़ी होगी, तो यहाँ पे बोल रहा है पंजाब मोहिनी अट्टम, जो कि मोहिनी अट्टम पंजाब का नहीं है, मोहिनी अट्टम आपके कहाँ का है, मोहिनी अट्टम आपके केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है उत्तर प्रदेश कथक, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ओडिसी अगर मैं बात करूँ तो ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। यहाँ पे जो है कथक की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कथक शब्द जो है याद रखिएगा ये संस्कृत के जो है ना कथा से बना हुआ है, ठीक है। तो कथक के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, कथक,
ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका कथा से बना हुआ है, ठीक है ना, संस्कृत की कथा से बना हुआ है। शब्द संस्कृत की कथा से बना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कथक जो है यहाँ पे आपको याद रखना है इसमें जो है कौन-कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है कथक नृत्य में। तो याद रखिएगा इसमें जो किया जाता है वो तबला, सारंगी, सारंगी, हारमोनियम, हारमोनियम, ठीक है। इसका जो है और एक और याद रख लीजिएगा पखावज, ठीक है ना। तो ये जो है वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी वेशभूषा की अगर मैं बात करूँ, वेशभूषा, ठीक है। तो इसकी जो वेशभूषा है ना वो है आपका घेरदार लहंगा और सॉरी अनारकली, जिसे हम कहते हैं घेरदार लहंगा जो होता है अनारकली, अनारकली, दुपट्टा, दुपट्टा, ठीक है। ये इसकी वेशभूषा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। तो उस्ताद अमजद अली खान जो है ये सरोद वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो अमजद अली खान है ये कौन से घराने से थे, तो ये बंगस घराने से थे, ठीक है। कौन से घराने से? बंगस। इसके बाद आपको याद रखना है कि उस्ताद अमजद अली खान को बहुत सारे पुरस्कार मिले, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है याद रखना है कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। तो पद्म श्री, ठीक है, पद्म श्री मिला हुआ है। इसके बाद याद रखिएगा पद्म भूषण मिला हुआ है और विभूषण मिला हुआ है, विभूषण, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा पद्म श्री जो है कब मिला है, 1975 में जो है पद्म श्री मिला है। पद्म भूषण की बात करूँ तो 1991 में पद्म भूषण और विभूषण मिला था 2001 में, ठीक है। ये याद रखिएगा जो कि भारत का दूसरा जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्म विभूषण, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वायलिन वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है। तो वायलिन से हो जाएगा, आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्णन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है आपके तबला से, तो तबला से हो गए जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। और वीणा की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा एस बालचंद्रन जो है ये वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित है, एस बालचंद्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है। तो खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये है आपके मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के जो है छतरपुर जिला में है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन से जिले में? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो मंदिर है ये मंदिर जो है किसने जो है इसका निर्माण कराया है खजुराहो मंदिर का, तो याद रखिएगा चोल वंश ने, ठीक है, सॉरी चंदेल वंश ने, चंदेल वंश के द्वारा जो है ये निर्मित हुआ है। और याद रखिएगा जो खजुराहो मंदिर है ये नागर शैली है, ठीक है ना। कौन सी शैली में बनी हुई है, तो शैली की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा पहले तो चंदेल वंश द्वारा निर्मित, कौन सी शैली में बनी है, तो नागर शैली, नागर शैली, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। तो यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया 1986 में जो है इसे यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जैसे खजुराहो मंदिर, भीमबेटका की गुफा, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक है वीडी सावरकर। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा कि जो ये पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसी पुस्तक में 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वीडी सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने। कौन सी पुस्तक में कहा था? तो याद रखिएगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये आपकी जो है किनकी है? पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की। महात्मा गांधी की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी की। और दीन बंधु की अगर मैं कही तो याद रखिएगा नील दर्पण। नील दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? तो वीपीसी के कार्यकाल में जो है अंतर्राज्यीय परिषद का पहली बार गठन किया गया। और अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये आपके कौन से आर्टिकल, तो इसके गठन के बारे में जो है ये किस में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 में, ठीक है। और वीपीसी के इसमें हुआ था। तो याद रखिएगा वीपीसी जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। भारत के भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के वित्त मंत्री भी थे। इसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है, तो याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री के रूप में जो इन्होंने कार्य किया है 1989 से 1990 तक, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये कौन से दल के नेता थे? प्रधानमंत्री के रूप में ये इनका कार्यकाल है, प्रधानमंत्री के रूप में। इसके बाद याद रखिएगा ये जो है भारतीय जो आपके जनता दल सरकार के जो है ये नेता बने थे, जनता दल के, ठीक है। इसका याद रखिएगा कि ये जो है ना आपके याद रखिएगा इसे मंडल मसीहा कहा जाता था, ठीक है ना। मंडल मसीहा। मंडल मसीहा जो है ये कौन से प्रधानमंत्री को? वीपीसी को। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा ये आपके भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। भारत के 8वें प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा 2008 में जो है इसे शुरू किया गया था, ठीक है। 2008 में शुरू किया गया था। और 2008 में जो है इसे कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ था, ठीक है ना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो मेरे राइटिंग पे मजा आएगा, मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, ठीक है ना। विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है। 25 जनवरी को अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है भारत में जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है ना। राष्ट्रीय मतदाता मतदाता दिवस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक 23 जनवरी और दूसरा 12 जनवरी। आपको बताना है कि इस दोनों डेट में से पराक्रम दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को या 12 जनवरी को। दो ही ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सालबाई संधि किस युद्ध से संबंधित है। तो सालबाई संधि जो है याद रखिएगा, ये जो है आपके प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये 1775 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में ये शुरू हुआ था और 1782 तक ये चला था। तो 1782 में कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ? सलबाई की संधि के साथ। ठीक है, जो कि 1782 में हुआ था। ये संधि कब हुआ था? 1782 में। तो मैं यहाँ पे 1882 लिख दी। ठीक है, 1782। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा 1746 से 48 तक चला था। ठीक है, 1746 से 1748 तक ये युद्ध चला था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 1805 तक ये चला था। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में बेसीन की संधि हुई थी। ठीक है, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर मैं बात करूँ तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1790 से 1792 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो है बेसीन की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसकी संधि हुई थी? बेसीन की संधि। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है याद रखिएगा कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ममलूक वंश का कौन सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था? तो 1236 से 1240 तक जो सुल्तान थी वो रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये पहली महिला शासक थी। ठीक है ना, तो इस इनके बारे में आपको क्या रखना है? पहली महिला पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि इनका जो शासनकाल था वो 1236 से 1240 तक। ठीक है ना, और याद रखिएगा कि ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो ममलूक वंश की अगर मैं बात करूं तो इस वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक, तो इस वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे ममलूक वंश का संस्थापक था। और ममलूक वंश का जो शासन था वो कब से कब तक था? यहाँ पे मैं कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं, जो गुलाम वंश, जिसे हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, तो इसने जो शासन किया 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की। और 1290 तक जो है ये गुलाम वंश का शासन था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामचरितमानस नामक कविता किसने लिखी है? तो रामचरितमानस कविता जो है तुलसीदास ने लिखी है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा रामचरितमानस को कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो रामचरितमानस को याद रखिएगा अवधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अवधी भाषा में लिखा गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो आपके जो कालिदास है, तो कालिदास ने किसकी रचना की थी? तो कालिदास ने मेघदूत। मेघदूत की रचना जो है किसने? कालिदास ने की थी। सूरदास ने जो है किसकी? सूरसागर की रचना की थी। ठीक है ना, सूरसागर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो एशिया निर्माण सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो है छठे स्थान पे है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहले स्थान, दूसरे स्थान और तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें तक। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है? दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें स्थान पे। तो पहले स्थान पे जो है ये आपका चीन है। दूसरे स्थान पे वियतनाम है। वियतनाम।
तीसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया। चौथे स्थान पे जापान। पांचवें स्थान पे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और छठे स्थान पे भारत। और सातवें स्थान पे थाईलैंड। थाईलैंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय जो है ये आपके लियोन में स्थित है। और लियोन आपका कहाँ पड़ता है, तो लियोन आपका पड़ता है फ्रांस में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, जिसे हम इंटरपोल के नाम से भी जानते हैं। इंटरपोल। इंटर इंटरपोल। ठीक है। और याद रखिएगा इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है। इसकी स्थापना 1923 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें टोटल 194 सदस्य देश हैं। ठीक है, इसमें कितना 194 सदस्य देश हैं। ठीक है। इसके बाद आपको ये याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा अगर पूछा जाए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन आपका जो है ये आपका इंटरपोल है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो बैंकों में अधिकतर जमा राशि का उपयोग जो किया जाता है वो ऋण के लिए किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बैंकों का सबसे बड़ा स्रोत ऋण ही होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधित है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जो दुर्व्यापार का प्रतिषेध जो है ये आपके 23 में है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित अधिकार जो है ये किस में है, ये है आपके आर्टिकल 22 में। गिरफ्तारी। गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित। इसके बाद आर्टिकल 21 जो है ये आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये किसमें है, तो जीवन और व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 24 जो है ये आपका किसमें, बच्चों को जो है कारखाने में जो है जो छोटे बच्चे जो है जो कारखानों पर जो काम करते हैं उन पे जो है ना रोक जो है ये किसमें है? आर्टिकल 24 में। ठीक है ना, तो बच्चों को कारखाने या फिर कोई भी खतरनाक काम होता है उस पर उसको करने पर रोक। ठीक है ना, बच्चों को कारखानों पर काम करने पर रोक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित है। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग यानी उपयुक्त सभी की जो है ये आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचित है। ठीक है ना, और स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको ये याद रखना है कि इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो ये किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और कब की थी, 1897 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के डैश एक वादक थे। ठीक है ना, तो ये कौन से घराने के थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तबला वादक थे। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। तो डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटकाई पहाड़ियाँ, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं पटकाई पहाड़ी की बात करूँ तो याद रखिएगा, ये आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अरुणाचल, अरुणाचल, नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसकी उप श्रेणियां भी हैं। तो पटकाई पहाड़ी की उप श्रेणियां कौन कौन सी है? उप श्रेणियां, ठीक है ना। तो इसकी उप श्रेणियां हो गई जैसे कि नागालैंड की जो है नागा पहाड़िया, नागा पहाड़िया, नागा पहाड़िया, ये नागालैंड की है। इसके बाद जो है मणिपुर की पहाड़िया, ये नाम से ये स्पष्ट हो रहा है इसलिए मैं जगह नहीं लिखा रही, ठीक है ना। मणिपुर की पहाड़ी, पहाड़िया। और जो है आपको याद रखना है मिजोरम की जो लुसाई पहाड़ियाँ है, लुसाई पहाड़ी। तो लुसाई पहाड़ी जो ये कहाँ है, तो ये मैं लिख देती हूँ कि मिजोरम में, क्योंकि ये नाम से स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस दर्रे के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो लेह को कश्मीर घाटी से जो जोड़ता है वो जोजिला दर्रा जो है। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और जोजिला दर्रा जो है ये आपका कहाँ है? तो याद रखिएगा ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? तो वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए आवश्यक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आसंजक जल जो है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसंजक जल जो है ये क्या करता है? ये मिट्टी को है ना छोटे मतलब कणों के बीच जो है जो छोटे छोटे छिद्र में जो है ये रहता है, ठीक है ना, ये जो होता है। और उसके बाद जो है ये क्या करता है कि ये जो जड़ों के द्वारा जो है ना ये आसानी से क्या होता है, अवशोषित होता है। तो ये जो होता है आसंजक जल जो होता है ये पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा जो है ना आवश्यक जल होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? पौधे की वृद्धि और जीवन के लिए सबसे आवश्यक जल। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक जल। आवश्यक जल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ एक चीज याद रखिएगा, जो गुरुत्वीय जल होता है ना ये मिट्टी से जो है ना जल्दी जो है निकल जाता है, ठीक है ना, गुरुत्वीय जल। और जो कोशिका जल होता है ये क्या करता है? पौधों की कोशिका के अंदर होता है, ठीक है ना। और यौगिक जल की अगर मैं बात करूँ तो ये मिट्टी के खनिज से जो है ये जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जो जारी करता है वो राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? प्रशासनिक, विधायी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये जो है राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेदरा का युद्ध निम्नलिखित में से किन किन के मध्य हुआ था? तो बेदरा का युद्ध जो है ये किन के मध्य हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेज और डच के बीच जो है ये बेदरा का युद्ध हुआ था। और ये बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में जो है ना, ये याद रखिएगा 1759 से 60 के बीच में जो है बेदरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो इस युद्ध का नेतृत्व जो अंग्रेज की तरफ से था, नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है ना। तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव ने डचों को पराजित किया था। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है।
रॉबर्ट क्लाइव ने जो है याद रखिएगा इसमें डचों को पराजित किया था, और इसी युद्ध के बाद जो है याद रखिएगा डच जो है ये भारत से हमेशा के लिए हट गए थे, ठीक है ना। इसी युद्ध के बाद डच भारत से हट गए, हमेशा के लिए हट गए, हमेशा के लिए हट गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस घराने से है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है ये बनारस घराने से है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये आपके कौन से वादक थे, तो याद रखिएगा शहनाई वादक, शहनाई वादक थे, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इन्हें भारत रत्न कब मिला हुआ है, तो याद रखिएगा इन्हें भारत रत्न 2001 में मिला हुआ है, ठीक है। कब? 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था आपका 1984 में हुआ था, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है, मुख्यालय, ठीक है। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, नई दिल्ली है इसका मुख्यालय, ठीक है। और जो भारतीय प्राधिकरण SAI यानी इसका जो है क्या होता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रोगियों के नाक कान गले और आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टर अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खालसा पंथ की नींव किस सिख ने डाली थी। तो खालसा पंथ की नींव जो है याद रखिएगा ये जो है आपके गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन ए होगा, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि खालसा पंथ की स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो 13 अप्रैल को हुई थी, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, और ये जो खालसा पंथ की जो स्थापना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, तो ये कौन सा दिन था, तो याद रखिएगा ये बैसाखी का दिन था, बैसाखी के दिन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु, अंतिम गुरु थे, ठीक है। और याद रखिएगा इनके जो है 4 पुत्र थे, तो इनके 4 पुत्र कौन कौन से थे, अजीत सिंह, इसके बाद जुझार सिंह, इसके बाद जोरावर, जोरावर सिंह, और इसके बाद याद रखिएगा फतेह सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। तो ये जो है आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता था, और याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम जो है याद रखिएगा ये आपके भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। भारत के 11वें राष्ट्रपति, भारत के 11वें राष्ट्रपति। इसके बाद आपको याद रखना है कि इनकी जो है आत्मकथा कौन सी है, इनकी आत्मकथा, तो इनकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर,
विंग्स ऑफ फायर जो है इनकी आत्मकथा है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के रूप में जो ये काम किए थे तो 2002 से 2007 तक, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है। तो मौसमी बेरोजगारी का जो एक प्रकार है ना, ये कौन सा पेशा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका किसान, ठीक है ना। तो देखिए किसान मतलब कि जब जब खासकर किसान, जब बुआई का टाइम होता है या फिर कटाई का टाइम होता है, तो उस समय जो है इसके रोजगार जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर जब जिस टाइम बुआई और कटाई का समय नहीं होता है, तो उस समय ये बेरोजगार होते हैं, ठीक है ना। तो उसे ही मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है। तो टाइफाइड का कारण जो बनता है ना, वो जीवाणु बनता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो जीवाणु से होने वाले रोग जो है ये आपके 6 रोग हैं। इसके बाद याद रखिएगा हैजा हो गया, ये आपके जीवाणु से होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा टाइफाइड, जो कि अभी यहाँ पे है, टाइफाइड हो गया। इसके बाद निमोनिया हो गया। ये सब जो है ये किसकी वजह से होता है? ये होता है आपके जीवाणु के कारण, ठीक है ना। फिर प्लेग हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है। तो सबसे कम उम्र पे जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे आपके राजीव गांधी। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे सबसे कम उम्र में। और मोरारजी देसाई जो है ये सबसे अधिक उम्र में बने थे प्रधानमंत्री। और मोरारजी देसाई की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये कौन सी उम्र में, तो 80 वर्ष की आयु में, ठीक है ना। 80 वर्ष की आयु में जो है ये प्रधानमंत्री बने, ठीक है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की बात करूं तो लाल बहादुर शास्त्री जो है वो 61 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और इंदिरा गांधी की अगर मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी 48 वर्ष की आयु में, 48 वर्ष की आयु में, ठीक है ना। और याद रखिएगा राजीव गांधी जो थे ना ये आपके छठे 6वें प्रधानमंत्री थे, 6वें प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुकरण किया गया। तो बौद्ध स्थापत्य कला का जो अनुकरण किया गया है वो है ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचमहल में किया गया, ठीक है ना। पंचमहल की अगर मैं बात करूं तो ये आपके जो है फतेहपुर सीकरी आगरा में है। और इसका निर्माण अकबर ने कराया है। और याद रखिएगा ये जो है आपका पंचमहल जो है ये 5 मंजिला है, 5 मंजिला है। और दूसरा याद रखिएगा 176 स्तंभ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला जनगणना किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे पूछ रहा है, तो स्वतंत्रता के बाद जो है वो 1951 में हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली जनगणना जो है ये कब हुई थी, सीधे अगर आपसे पहली जनगणना पूछे तो वो हुआ था आपका 1872 में जो है ये शुरू हुआ था पहली जनगणना। और स्वतंत्रता के बाद 1951 में हुआ था, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो जनगणना होती है ये जनगणना हर 10 वर्ष पे होती है पहली जनगणना। इसके बाद याद रखिएगा जनगणना हर 10 वर्ष पर होती है, हर 10 वर्ष में होती है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो दूसरी जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1961 में, 1961 में दूसरी जनगणना हुई थी, दूसरी जनगणना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम जो है ना, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा, ये 4 धाम यात्रा है, ठीक है ना। ये जो है बद्रीनाथ धाम जो है, ये 4 धाम यात्रा, 4 धाम यात्रा है, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखिएगा 4 धाम यात्रा कौन कौन सा हो गया, जैसे कि एक हो गया आपका बद्रीनाथ, इसके बाद हो गया केदारनाथ, इसके बाद हो गया आपका गंगोत्री, और इसके बाद हो गया आपका कौन सा, यमुनोत्री, ठीक है। तो ये जो है 4 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो आपके जो है यहाँ पे जो ये आपका जो बद्रीनाथ धाम है, इसे नारायण धाम भी कहा जाता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये आपके जो है ना अलकनंदा नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके समय में थे? तो ये गुप्त के समय में थे, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने वाले उपकरणों में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके इंफ्रारेड तरंग का, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गाइज आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।